आज हम आ पहुँचे हैं स्वतंत्र भारत की तात्कालिक समस्याएं। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद की क्या क्या समस्याएं हमारे सामने थी, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि आज़ादी तो मिल गई थी, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करने वाली थी, एक चुनौतियों की तरह भारत के सामने खड़ी थी। तो आज देखते हैं तो स्वतंत्र भारत की तात्कालिक समस्याएं। सांप्रदायिक दंगों की समस्याएं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना और हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए, तो इसमें क्या हुआ, काफ़ी दंगे फैल गए थे। सभी को लग रहा था कि हाँ, आज़ादी मिल रही है तो बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शांति से सारा काम चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राष्ट्रवादी और शांतिवादी ये जो भी चाहते थे, उनके सपनों पे पानी फिर गया और भारत का जो विभाजन हुआ, भारत को जो आज़ादी मिली, वो सांप्रदायिक दंगे और मौतों के रूप में मिली। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, खून की होलियाँ खेली गई। आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय का मंजर क्या था। हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जिन्होंने झेला है उनसे कोई पूछे, कोई नहीं पूछना चाहता, क्योंकि सरकारें भी बस अपने मस्त थी अपनी अपनी सत्ता भोगने के लिए। अपनी अपनी सत्ता मिल गई, क्या ज़रूरत है किसी के सुख दुख को पूछने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, चलिए, सांप्रदायिक दंगों की समस्या। इसमें जब भारत से, यहाँ से जो मुस्लिम वहाँ जा रहे थे और वहाँ के मुस्लिम, वहाँ के हिंदू भारत आ रहे थे, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तो यातायात की समस्या का सामना करना पड़ा। दूसरा, वहाँ जो हिंदू रहते थे उन लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्यादतियों का सामना करना पड़ा। वहाँ से उनको मार मार के भगाया गया, उनको काट डाला गया, उनकी बहन बेटियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। फिर वो लोग भारत आए, भारत में अपने लोगों को बताई हुई बातें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे फैल गए। जब देखा कि हमारे लोगों पर वहाँ पे इस तरह से ज्यादती हो रही है, इस तरह से अत्याचार होता है, इस भयानक तरीके से, तो इसी से रुष्ट होकर, इसी से क्रोधित होकर हमारे देशवासियों ने भी मुस्लिम्स में थोड़ा सा मतलब दंगे भड़क गए। यहाँ पर भी देखा जाए तो दंगे भड़क गए, जिसमें कि काफ़ी खून खराबा हुआ दोनों तरफ से। लेकिन हिंदू तो अमन पसंद इंसान है, फिर भी क्या है, जब सुनते हैं अपनों पे अत्याचार हो रहा है तो नहीं रोका जाता। तो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू ही, कुछ मुस्लिम्स भी ऐसे थे जिन्होंने हिंदुओं की जान बचाई और कुछ हिंदू भी ऐसे थे उस समय जिन्होंने मुस्लिम्स की जान बचाई। तो अपवाद तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन विभाजन वाकई बहुत दुखदारी था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था बहुत सारे लोगों को। आगे की समस्या है विस्थापितों की समस्या। जब कुछ लोग पाकिस्तान से, जो कि पहले इंडिया का ही भाग था, वहाँ से जब आ रहे थे, तो यहाँ पर रहने की, उनको बसाने की, उनकी रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ से जो लोग घर छोड़ के गए उन्हीं में घर में आके वो रह लें। हो सकता है बॉर्डर पे रहें, हो सकता है कहीं और रहें। अब वहाँ पे उनको रोटी पानी की, बाकी छत के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। सरकार ने भी भरसक प्रयास किए कि उन लोगों को परेशानी ना हो, फिर भी विस्थापितों की समस्या तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। क्योंकि विस्थापन छोटा मोटा नहीं था, वहाँ से करोड़ों लोग आए और यहाँ से करोड़ों लोग वहाँ पर चले गए। तो इस तरह की समस्याएं जो पैदा हुई, वो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई जो हमने सोचा भी नहीं था उस तरह का काम हुआ। आगे देख लेते हैं, देश के राजनीतिक एकीकरण की समस्या। अब सबसे बड़ी समस्या एक और आई कि हाँ, आज़ादी तो मिल गई, क्या अब हम अपने देश को किसी एक धागे में पिरो सकते हैं? क्या पूरे भारत को एक भारत बना सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहाँ पर देसी रियासतों का बहुत ज़्यादा समय से राज चल रहा था। यहाँ पे जैसा कि सभी जानते हैं, कम से कम 562 रियासतें थी, और भी ज़्यादा थी। ये तो प्रमुख थी जिनको गिनाया जाता है, जिनका अपना शासन था, अपना वर्चस्व था। तो इन सभी रियासतों को भारत संघ में मिलाना और उनको शांत रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसका बहुत ही डट के सामना किया
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जूनागढ़, अहमदाबाद, बहुत सारी ऐसी, और जम्मू कश्मीर की समस्या तो अभी भी बनी हुई है। उन्होंने भरसक प्रयास किए कि ये सभी परेशानियां ना हो, फिर भी कुछ न कुछ परेशानी रह गई। उनका प्रयास पूरा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। इधर उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई जो कि आज भी झेलनी पड़ रही है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं हुई होती तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर हम इतिहास में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं निकल के आती हैं। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं देश के राजनीतिक एकीकरण की समस्या। अब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक करना था और श्रेष्ठ बनाना था। ये बहुत बड़ी समस्या थी, जिस समस्या को बहुत हद तक पूरी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अच्छे से निभाया, अच्छे से उस समस्या का हल निकाला। और छल से जैसे भी हो सका, मतलब चाहे बल से हो चाहे कूटनीति से हो, सभी देसी राजा महाराजाओं को भारत संघ में मिला डाला। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ थी, बहुत बढ़िया चीज़ थी। नहीं तो आज भारत के बहुत सारे टुकड़े होते, आज भारत नहीं होता। भारत राज्यों, बहुत सारे देशी रियासतों का एक संघ होता, आज भारत नहीं होता, याद रखना। अगर इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, उनको हमको नमन करना चाहिए। आगे देखते हैं आर्थिक संसाधनों के विकास की समस्या। अब समस्या ये आई कि उस समय क्या था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत को पूरी तरह से निचोड़ दिया था, इसके आर्थिक संसाधनों को पूरी तरह से निचोड़ दिया था। इंग्लैंड में ले जाके यहाँ से भरते थे, वहाँ पे निचोड़ देते थे। ये पैसों का निचोड़ था, ये किसी पानी का निचोड़ नहीं था। यहाँ की जो भी धन संपदा थी, यहाँ पे जो भी था, पूरी तरह से दोहन किया उन्होंने जब तक वो रहे अंग्रेज। यहाँ पर एक कंगाल हाल में एक देश को छोड़ के गए थे, जिसको संभालना था हमारे देशवासियों को। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याएं थी, आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा थी, रोज़गार की समस्या बहुत ज़्यादा थी, भूखमरी थी, लोग काफ़ी भूखे रहते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कोई भी विकास का कोई ज़्यादा कार्य किया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे वो व्यापार करने आए थे और व्यापार करके यहाँ से एक दिन चले जाना था उनको। इसी वजह से उन्होंने इस देश को अपना देश कभी नहीं माना। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये थी कि जो भी मुस्लिम शासक आए इंडिया में उनसे पहले, वो लोग यहाँ पे रहे और उन्होंने इसको अपना माना। लेकिन अंग्रेज़ों ने कभी भी भारत को अपना नहीं माना, और वो यहाँ पे आए, शासन किया, व्यापार किया और अपने देश चले गए। इसलिए उनका भारत से कोई लगाव नहीं था, इसलिए ज़्यादा विकास कार्य किए भी नहीं उन्होंने। तो ऐसी तंगहाली में और कंगाली में भारत को छोड़ के गए थे, जिसमें बहुत बड़ी आर्थिक समस्या पैदा हुई थी, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और उसको रोजी रोटी और अन्य सभी संसाधनों की पूर्ति करना आसान नहीं था। लेकिन हुआ, जैसे हुआ धीरे धीरे हुआ। आगे देख लेते हैं नए संविधान के निर्माण की समस्या। अब सबसे बड़ी समस्या एक और आई कि ठीक है, राजकाज मिल गया हमको अपना शासन खुद पर, अपने आप पर शासन करने का अधिकार अपने लोगों द्वारा मिल गया, हमको शासन का अधिकार। तो अब समस्या है कि हमें अपने देश को चलाएं कैसे। तो इसके लिए था नए संविधान को बनाने की एक चुनौती। हमारे संविधान निर्माण में देखा गया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे, अंतरिम अध्यक्ष मतलब वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और 11 अगस्त 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये परमानेंट थे, वो परमानेंट नहीं थे, वो उनको बस शुरुआती तौर पर बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हमारी संविधान सभा के परमानेंट जो भी अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि आगे चल के हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो देखते हैं उन्होंने बखूबी अपनी नई संविधान सभा का निर्माण में काफ़ी अच्छा योगदान दिया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो भी ज्ञान था, उनकी जो प्रतिभा थी, हमारे देशवासियों के लिए बहुत अच्छी से उसका इस्तेमाल किया गया। अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी जो पढ़ाई थी, उनकी जो वकालत थी, उन्होंने जो बहुत ज़्यादा जो भी
शिक्षा ले रखी थी उसका भारत को लाभ हुआ, काफ़ी लाभ हुआ। भारत के संविधान को निर्माण करने में भीमराव अंबेडकर जी का बहुत ज़्यादा योगदान था। तो इस समस्या का हल भी धीरे धीरे निकला। समस्या तो थी, संविधान का निर्माण कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लानी है जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, क्या क्या चीज़ों को हटाना है जिससे कि हमारा देश रूढ़िवादिता में ना पड़े, आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इस तरह से हमारा संविधान बनाया गया। पहली बैठक हुई थी उसकी 9 अगस्त 1946 को, और इसकी आखिरी बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को। हमारा जो संविधान था बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लागू कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे देश को आज़ादी मिली। ये फाइनली हम ख़त्म कर चुके हैं। अब बचे हैं हमारे एक्ट। जो भी एक्ट थे, हमने जानबूझ के कुछ एक्टों को छोड़ा है ताकि उनको एक सीरीज़ में कराया जाए, किस एक्ट में क्या नहीं है और किस एक्ट में क्या है, क्या क्या बदलाव हुए। इन चीज़ों को समझने के लिए हमको उसको एक सीरीज़ में लेना पड़ेगा। मैं चाहता तो बीच बीच में करा सकता था उनको, लेकिन उसको सही से पढ़ने के लिए और समझने के लिए एक सीरीज़ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम उनको छोड़ा है। अब आने वाली क्लासेस में हम उनको सभी को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा हिस्ट्री का जो भी गांधी युग था वो कंप्लीट हो चुका है, आज़ादी भारत को मिल चुकी है, और उसके बाद की जो समस्याएं हैं उनका भी हल धीरे धीरे निकल ही गया था। तो अब देखते हैं अगले टॉपिक्स को हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।